सुनाई नहीं दे रहा। लक्ष्मण सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही सर। ओके, तो बीच में नेटवर्क की वजह से पता नहीं। हाँ नहीं, आ रही थी, आवाज आ रही थी। एक्चुअली मैं भी वो ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा मेरा, ओके इसलिए। ओके, ब्लूटूथ हाँ लगाने के बाद आवाज नहीं आती। हाँ हरीश सर की आवाज आ रही है? हाँ, हरीश सर के माइक, उनका माइक भी चालू है, वीडियो भी ओके, चालू है शायद। वो अभी होल्ड पे हो गए। रीता हाँ मैडम का माइक म्यूट है, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, आप हरीश सर, सुनाई दे रहा है? मॉर्निंग में जो इशू था वही चल रहा है शायद। हरीश सर का वीडियो म्यूट हो गया है ना। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरीश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आवाज आई मेरी सर? हाँ सर, आ रही सर, आ रही, आवाज आ रही। आ रही आवाज? हाँ खड़े सर, आपको मेरी आवाज आ रही सर? खड़े सर, आवाज आ रही सर आपको मेरी? लक्ष्मण जी, हाँ सर। मतलब सर की आवाज आ रही कि नहीं आ रही यार? हाँ सर की आवाज तो आ रही थी, पर अभी आप खड़े सर से बोलिए कि 2 मिनट संबोधित करें। खड़े सर से निवेदन कीजिए आप। हाँ मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, आ रही है। आप अनम्यूट कर देते हो और हमें बोलने के लिए बोलते हो। आप होस्ट म्यूट कर देता है ना हमें, इसलिए दिक्कत आती नहीं सर, मैंने वो सेटिंग किए हुए है, बीच में बाकी जो जुड़ते हैं ना, है। हाँ उनके हाँ। माइक अनम्यूट ही रहते हैं, तो मैंने वो सेटिंग करी थी, तो शायद उसी वजह से होंगे, 2 या 3 लोग के ही चालू रहते होंगे, ऐसा कुछ। ओके ओके। हाँ सर, सर, 2 मिनट दे रहा ना। हाँ, मेरा थोड़ा ऑनलाइन ये चल रहा है। हमारे एक सर है, लेक्चर लेते हैं, तो मेरा थोड़ा 2 मिनट का सिर्फ अटेंडेंस है यहाँ पे। सर, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ स्टूडेंट्स की कि हमने जो एक आज का एक टेस्ट अरेंज की थी वो नहीं ले पाए टेक्निकल कारण की वजह से, जो कि नेक्स्ट 21 या 28 तारीख दी है अभी हमने उसको। लक्ष्मण ने शायद वो ग्रुप पे डाला हुआ है। 28 है क्या लक्ष्मण? हाँ, 21 है सर। 21 नेक्स्ट सैटरडे होगी वो एग्जाम। हाँ जो तो इसलिए फिर जो भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको 21 के लिए आप तैयारी रखें उसकी अच्छी तरह से।
और दूसरी बात यह है कि आज पूरा दिन अपना लेक्चर किसी न किसी कारणवश डिले होता गया, लेकिन हमारे सर की भी जिद है कि समय पे अपना सिलेबस पूरा करना है, जो कि आपको पढ़ाई करने के लिए समय मिल सके। इसलिए वो खुद भी इस चीज पर गंभीर है कि आपको समय पर जिस दिन जो लेक्चर डिलीवर करना है उसी किया जाए किसी भी हालत में। इसलिए हम अभी 11 बजे से लेके 7:30 बजे तक उसी मिशन पे लगे हुए। तो आज अभी बिल्कुल अपना अभी कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस आएगी नहीं और लेक्चर पूरा हो जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है। अगर किसी ने ठान ली कोई चीज करने के लिए तो उससे कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह हमारा जो भी शेड्यूल है उसको हम सही ढंग से कंप्लीट करेंगे। कल हमारा देश के एक 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इसके पूर्व संध्या में मैं सभी को उसकी शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप इस स्वतंत्र भारत में जो घूम रहे हैं और टहल रहे हैं, अपने अधिकारों का जो भी आप आज इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ और उस आंदोलन के समय जिन्होंने जो बलिदान दिया उसका सबसे बड़ा योगदान है। और उसी के आधार पे आज हम स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। और उसी आधार पे हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री वाला, वो भी आपको यही पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अपनी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार जो होते हैं उनका उपभोग करते समय अपने कर्तव्यों का भी सही ढंग से निर्वहन करें। इसी के साथ अभी मैं हरीश सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ और अपना लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। अब हम लीड को हटा देते हैं और देखते हैं अब जो थोड़ा सा लीड में प्रॉब्लम आ गई है। अब शायद उम्मीद करता हूँ कि आवाज शायद आने लगे अब आपको। तो जो बंगाल विभाजन की बात थी, तो सबसे पहले हम बंगाल विभाजन को देखते हैं। बंगाल विभाजन 4 पॉइंट में हमने उसका अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और बंगाल विभाजन किसने किया था, बंगाल विभाजन के कारण क्या थे और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था। लक्ष्मण जी, आप पीपीटी शेयर करने का काम करें। देखिए, बंगाल विभाजन की जब बात आई तो हमने उसमें जाना था कि बंगाल विभाजन किसने किया था। तो मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन साहब ने बंगाल का विभाजन किया था। फिर बात आई थी क्यों किया गया था। तो क्यों किया गया में कारण जो थे, 2 कारण थे बंगाल विभाजन के। एक कारण था वास्तविक कारण और वास्तविक कारण था कि बांटो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया गया था। इस कारण से बंगाल विभाजन अंग्रेजों द्वारा यह एक वास्तविक कारण था। और फिर बताए गए कारण में उन्होंने बताई थी कि प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए हम बंगाल को 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन कब किया गया था। तो मैंने आपको बताया था 1905 में किया गया था। 1905 में भी उसकी 3 डेट्स बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त 1905 को इस निर्णय के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की घोषणा की गई थी। जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, मतलब लागू कर दिया गया था,
तो भारतीयों द्वारा इस दिवस को शोक दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में बंगाल विभाजन तृतीय दिल्ली दरबार में रद्द हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन के बाद जैसे ही हुआ तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन में क्वेश्चन ये उठता है कि स्वदेशी आंदोलन को कई नेता लीड कर रहे थे, और जो नेता लीड कर रहे थे तो कहां कहां वो नेता लीड कर रहे थे। तो मैंने एक स्लाइड्स आपको बनाई थी कि आप पीपीटी बन लगाइए। जो नेता लीड कर रहे थे, जैसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र। इसी प्रकार महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक साहब स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले साहब, दिल्ली में सैयद हैदर खां साहब और पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और स्वामी श्रद्धानंद साहब स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का फिर मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में रहा। तो मैंने आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा, और सांस्कृतिक क्षेत्र को भी हमने 4 भागों में बांट के देखा था। पहला, शिक्षा पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। दूसरा, साहित्य पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। तीसरा, कला पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। और चौथा था विज्ञान पर स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। अब हम देखते हैं एक एक करके शिक्षा पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। शिक्षा पर जो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव रहा वो था, उसमें मैंने आपको सतीश चंद्र मुखर्जी के बारे में समझाया था कि सतीश चंद्र मुखर्जी का शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान था। सतीश चंद्र मुखर्जी की एक पत्रिका थी डाउन सोसाइटी, और डाउन सोसाइटी एक संस्था का नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी की, और उनकी पत्रिका का नाम था डाउन सोसाइटी एंड मैगजीन। तो सतीश चंद्र मुखर्जी ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना की प्रस्तुति की। राष्ट्रीय शिक्षा योजना की प्रस्तुति सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई। और जब बंगाल विभाजन के जस्ट पहले की ये बात है, सतीश चंद्र मुखर्जी को आप ध्यान रखिए, नवंबर 1905 में मैंने कहा था रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना अरविंद घोष द्वारा की गई। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसको इंग्लिश में SD बनर्जी लिखा हुआ आएगा, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। फिर मैं साहित्य पर आया था। साहित्य पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, तो हमने इसमें रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले लिया था, और मैंने आपको ये समझाया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को हमने 4 आयामों में अध्ययन किया था। पहला, स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है। मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन में काफी अग्रणी नेता थे, और उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हमें राखी दिवस मनाने की सलाह दी थी। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधेंगे। परंतु जब रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि स्वदेशी आंदोलन की जो बागडोर है वो उग्रवादी नेताओं के हाथ में आ गई है, तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की जो उग्रवादी नेताओं की कार्यशैली की आलोचना की। अर्थात स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्विआयामी नेतृत्व है। एक, शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया, बाद में स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की। फिर हमने देखा था तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान रहा। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, अर्थात
अंग्रेजों की महारानी के प्रति उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की थी और उन्होंने कहा था कि भारत के भाग्य विधाता आप ही हो। इससे खुश होकर 2 साल बाद 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम देखेंगे जलियांवाला बाग में क्या योगदान था रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। उनका कहना था जब भारत की स्थिति ऐसी है तो तमकों का कोई महत्व नहीं रह जाता, जो तमके मिले हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर हम देखते हैं असहयोग आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। तो हमने बताया था असहयोग आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पत्र लिखा था और कहा था यह निष्ठुर बर्बादी है और यह अविवेकपूर्ण कार्य है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित यह पूरा मसला था। अब हम आते हैं साहित्य पर, विशेष रूप से बंगला साहित्य पर क्या क्या प्रभाव रहा। तो मैंने आपको 4 राइटरों के नाम बताए थे बंगला साहित्य में। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा द्विजेंद्र लाल राय, तीसरा मुकुंद दास और चौथा सैयद अबू अहमद। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीत है वो 2 देशों के राष्ट्रगान हैं। एक है आमार सोनार बांग्ला जो 1971 में जब बांग्लादेश बना तो वह उसका राष्ट्रगान है, और दूसरा भारत का जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। मैंने नोट लिखा है यह स्वदेशी के आलोचक थे और निष्ठुर बर्बादी असहयोग आंदोलन में कही गई थी। चलिए इसके साथ ही अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। हमने फिर आए थे कला पर प्रभाव और हम आए थे विज्ञान पर प्रभाव। कला पर प्रभाव पर मैंने एक प्रमुख व्यक्ति का नाम बताया था, उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने पाश्चात्य के प्रभाव को छोड़ा था, मतलब इसको पाश्चात्य के प्रभाव को तोड़ दिया जाए और स्वदेशी से प्रेरणा ली जाए, और मुख्य रूप से अजंता एलोरा की गुफाएं इनके प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे थे। इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की, उस संस्थान का नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में साथ दिया था गगनेंद्र नाथ 1907 ने। फिर हम आए थे विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विज्ञान पर एक प्रमुख विद्वान थे प्रफुल्ल चंद्र राय, इनको पीसी राय शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, उस संस्था का नाम था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और एक और विद्वान थे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार कहा था कि हरे पौधों में जीवन होता है। जगदीश चंद्र बोस के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको समझाया था स्वदेशी आंदोलन की सीमाएं। मैंने ये बताया था कि जो स्वदेशी आंदोलन की सीमाएं थी, एक तो सीमित वर्गों तक था। सीमित वर्गों में जो वर्ग प्रभावित थे शहरों एवं उच्च एवं मध्यम वर्ग तक था। दूसरा छात्र प्रभावित थे, छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकली थी स्वदेशी आंदोलन के लिए। फिर हमने बात की थी आप प्रभावित रहे थे, किसान स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया, और बहुसंख्यक मुस्लिम लगभग 99% मुस्लिमों ने इस स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। पर मैंने अपवाद बताया था, बारिसल एक जगह है जो कि पूर्वी बंगाल में थी, वर्तमान में बांग्लादेश में है। वहां के मुसलमानों ने अब्दुल रसूल के नेतृत्व में इस स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। फिर मैंने आपसे चर्चा की थी कि बारिसल में ही एक अश्वनी कुमार दत्त साहब हैं, वह पेशे से टीचर थे और उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था जिसे स्वदेशी बांधव समिति कहते हैं। उसका निर्माण किया था, स्वदेशी बांधव समिति का निर्माण किया था। फिर हम अगली पीपीटी पे 4 नंबर की पीपीटी पे आए थे और हमने देखा था मुस्लिम लीग की स्थापना।
मुस्लिम लीग की स्थापना के घटनाक्रम को हम समझे थे और मैंने बताया था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो यहाँ पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह साहब बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं और बंगाल विभाजन की बात के स्वदेशी आंदोलन की निंदा करते हैं। 1906 में एक मुस्लिम बड़े नेता होते हैं आगा खां तिर्ती साहब, वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात करते हैं। फिर अक्टूबर 1906 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और इसी कॉन्फ्रेंस में सलीमुल्लाह खां साहब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव देते हैं। फिर हम आए थे कि मुस्लिम लीग की संस्थापक कौन है, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं सलीमुल्लाह साहब और डेट है जो स्थापना हुई है 30 दिसंबर 1906 ढाका में। फिर मैंने बताया था कि प्रथम अध्यक्ष, तो मैंने बताया था कि प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आगा खां तिर्ती साहब थे और सचिव इसके थे मोहसिन उल मुल्क या बका एवं बकार उल मुल्क। फिर हमने मुस्लिम लीग के बारे में प्रथम सम्मेलन की चर्चा की थी। प्रथम सम्मेलन कराची 1907 में हुआ था, द्वितीय सम्मेलन अमृतसर 1908 में हो रहा था। उसके पश्चात मैंने 1908 में अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना की गई, इसका जिक्र किया था। फिर हम मुस्लिम लीग के उद्देश्यों पर आए थे। उद्देश्यों में ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा को बढ़ाना, मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा व विस्तार करना और तीसरा था अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता को रोकना, इसके मुख्य उद्देश्य थे। ये चीजें हम सुबह के लेक्चर्स में कर चुके थे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज हम करेंगे। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह भी यहीं से प्रॉब्लम हुई थी। चलिए बहुत अच्छी बात है मैसेज करके, हाँ मैसेज करके ही बता दिया था। एक बड़ा शेर है और मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। शेर है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इसका अर्थ है, आप सभी लोग समझदार हैं, इसका अर्थ तो समझ गए होंगे। वैसे भी इसका अर्थ ये है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे। और सुबह लगभग 40-45 लोग जुड़े थे परंतु, और हमने बाकायदा सबको मैसेज कर दिए थे कि आपको 7:30 बजे हम पुनः इसको लेक्चर लेंगे। मुझे खरडे सर को, लक्ष्मण जी को चिंता है आप लोगों के प्रति कि आप लोगों का जो आगामी यूपीएससी का एग्जाम है जो अक्टूबर में है, उस दिन तक मैं सिलेबस को कवर करा दूं। और आपको मैं बता दूं कि सप्ताह में जब एक दिन पढ़ाई होती है तो अगर उस दिन लेक्चर ना हो पाए तो बड़ा मेरे मन में बड़ा गलनी टाइप की होती है। तो सभी लोगों को उपस्थित होना था, परंतु आज जितने भी लोग अभी उपस्थित हुए हैं वो मुझे लग गया है कि वास्तव में ये ही लोग सिंसियर लोग हैं हमारे बैच के। तो ये गीत, ये शेर मैंने आप लोगों के लिए ही कहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी कोई बात नहीं, जो लाइट के कारण नहीं अनुपस्थित हुए वो तो बड़ी दिक्कत है। क्या
चलिए, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन और द्वितीय चरण की क्रांतिकारी आंदोलन। मैं आपको ये बता दूं, क्रांतिकारी आंदोलन आप किताबों में कितना भी पढ़ते रहे, आपको समझ में आएगा ही नहीं, परंतु आज यहाँ पर आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए, प्रथम चरण में हम पढ़ेंगे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन, दिल्ली का क्रांतिकारी आंदोलन, पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन और मद्रास के क्रांतिकारी आंदोलन। और हम विदेशों के क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ेंगे लंदन के क्रांतिकारी आंदोलन, अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन, जर्मनी में क्रांतिकारी आंदोलन और अफगानिस्तान में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए, सबसे पहले हम महाराष्ट्र के क्रांतिकारी गतिविधियों को लेते हैं, अर्थात क्रांतिकारी आंदोलन को लेते हैं। चलिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्रांतिकारियों का महाराष्ट्र पहला केंद्र था जो कि आंदोलन घटित हो रहे थे। क्रांतिकारियों का पहला केंद्र था, टिक करते जाइए लक्ष्मण जी। और महाराष्ट्र में भी विशेष रूप से पूना गढ़ था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रांतिकारियों का गढ़ कौन सा जिला था पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले, तो आप बताएंगे पूना गढ़ था। पूना में भी एक वर्ग विशेष काफी सक्रिय था इस क्रांतिकारी में, उस वर्ग विशेष का नाम है चित्पावन ब्राह्मण। हालांकि यह शब्द, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चित्पावन ब्राह्मण विशेष रूप से सक्रिय थे। मुझे लगता है कि ये नहीं दिया होना चाहिए था किताबों में, परंतु पीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। पूना में भी एक वर्ग चित्पावन ब्राह्मण, मैंने कोष्टक में तिलक लिखा है, तिलक भी इस वर्ग विशेष से संबंधित थे। अब देखते हैं पूना जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में प्रमुख संगठन कौन कौन से थे क्रांतिकारियों के? तो 3 संगठन थे पूरे महाराष्ट्र में उस समय। क्रांतिकारियों के 3 संगठन थे। पहला था व्यायाम मंडल, दूसरा था मित्र मेला और तीसरा था अभिनय भारत। ये 3 संगठन क्रांतिकारियों के थे, आप ध्यान रखेंगे, व्यायाम मंडल, मित्र मेला और अभिनय भारत। अब हम पढ़ते हैं व्यायाम मंडल ने ऐसी कौन सी घटना की, क्रांतिकारी गतिविधि की। अब हम आते हैं व्यायाम मंडल पर। देखिए, व्यायाम मंडल जो समय था व्यायाम मंडल का सक्रिय होने का, वो था 1896 और 97। 1896-97 में व्यायाम मंडल सक्रिय था और इसका स्थान था पूना। पूना इसका गढ़ हुआ करता था। व्यायाम मंडल का मुख्यालय पूना था और इसके संस्थापक थे चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में 2 लोग थे, बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर। पहले थे बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि चापेकर बंधु इसमें मुख्य रूप से इसके संस्थापक थे। इन्होंने इस व्यायाम मंडल ने क्या कार्रवाई की? देखिए, व्यायाम मंडल एक तरह से वर्तमान में जो युवा लोग हैं, जो आप लोग हैं, कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं अपनी बॉडी शॉडी बनाने। उस समय अखाड़े हुआ करते थे, तो युवा लोग अखाड़े में जाते थे और वहीं ये लोग प्लानिंग करते थे। तो कार्रवाई क्या की व्यायाम मंडल ने? क्या कार्रवाई की? तो उस समय प्लेग कमिश्नर थे, प्लेग रैंड एंड एमस्ट प्लेग कमिश्नर थे, उनकी हत्या कर डाली। किसने हत्या कर डाली? व्यायाम मंडल के सदस्यों ने हत्या की, रैंड एंड एमस्ट की हत्या कर दी। ये उस समय पूना के प्लेग कमिश्नर थे। और नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है कि तिलक द्वारा इसकी तुलना, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अर्थात इस हत्याकांड की तुलना तिलक ने किससे की है मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आपको होमवर्क है आपका कि इस हत्याकांड की तुलना तिलक ने किससे की है, ये आपका होमवर्क है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों को ढूंढें, परिश्रम करें, फिर भी नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा। परिणाम, अब हम आते हैं परिणाम पर। परिणाम यह हुआ कि दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई और बालकृष्ण साहब भाग निकले। दामोदर हरि चापेकर को जो फांसी दी गई और फांसी देने में जिसने मुखबरी की, वो मुखबरी की थी द्रविड़ बंधु ने।
मुखबरी की थी द्रविड़ बंधु ने, और द्रविड़ बंधु ने मात्र 20,000 रुपए के लिए ये मुखबरी की थी, क्योंकि द्रविड़ बंधु को 20,000 रुपए का इनाम मिलने वाला था। परंतु बाद में द्रविड़ बंधु को भी व्यायाम मंडल के सदस्यों ने हत्या कर दी, द्रविड़ बंधु की भी हत्या कर दी थी। देखिए, मैं अभी आपको क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ा रहा हूं। क्रांतिकारी गतिविधियों में मैं भारत की गतिविधियां, और भारत में भी हमने सबसे पहले महाराष्ट्र को लिया है, क्योंकि क्रांति का विस्फोट सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में भी विशेष रूप से पूना, और पूरे महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों के 3 संगठन थे, व्यायाम मंडल, क्रांति मित्र मेला और अभिनव भारत। मैंने व्यायाम मंडल को बताया कि भाई इन्होंने फ्लैग कमिश्नर मिस्टर रैंड एंड एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी, और फिर हत्या के बाद जो चापेकर बंधु में से दामोदर हरि चापेकर को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। मुखबरी की थी द्रविड़ बंधु ने की थी, और बाद में द्रविड़ बंधु की भी हत्या कर दी गई। फिर क्या हुआ? फिर एक नोट लिखा है कि जब रोलेट एक्ट आया 1918 में, हम भविष्य में रोलेट एक्ट पढ़ेंगे, तो रोलेट एक्ट आया, तो रोलेट एक्ट के पहले रोलेट कमीशन गठित किया गया था रोलेट एक्ट बनाने के लिए। उस कमीशन ने यह देखा कि भारत में कौन कौन सी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तो उन्होंने पहली जो आतंकवादी घटना बताई थी, भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट। यदि क्वेश्चन ये आए कि भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे व्यायाम मंडल ने भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट किया था। और नीचे मैंने लिखा है यूरोपीय की पहली राजनीतिक हत्या, अर्थात इस रोलेट एक्ट ने यह घोषणा की थी कि यूरोप की पहली राजनीतिक हत्या, मिस्टर रैंड एमहर्स्ट की हत्या, पहली राजनीतिक हत्या हुई थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किस कमीशन ने या किस एक्ट ने यह कहा था कि व्यायाम मंडल भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट है, तो आप बताएंगे रोलेट कमीशन ने कहा था। चलिए, अभी हमने व्यायाम मंडल को समझा और उसके संस्थापक को जाना। अब हम आते हैं मित्र मेला और अभिनव भारत। इन दोनों को हम मिलके पढ़ेंगे कि मित्र मेला। अब मित्र मेला में की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला की स्थापना की थी बीडी सावरकर साहब ने। अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी, बीडी सावरकर साहब। मित्र मेला की स्थापना की थी बीडी सावरकर साहब ने। वह इसका मुख्यालय स्थान कहाँ था? तो ये स्थान था जहां के बीडी सावरकर साहब रहने वाले हैं। बीडी सावरकर साहब नासिक के थे और इसका स्थान नासिक था, अर्थात नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना हुई थी। और क्यों की थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों की थी, तो आप बताएंगे गणपति उत्सव मनाने के लिए बीडी सावरकर साहब ने मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। अब मुझे आज तक इस चीज समझ में नहीं आई कि कोई उत्सव मनाने के लिए कुछ क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जाती है क्या? चलिए, जब इस पर शिकंजा कसने लगा अंग्रेजों का, तो मित्र मेला को परिवर्तित कर दिया बीडी सावरकर साहब ने अभिनव भारत में। आपसे क्वेश्चन आएगा कि मित्र मेला का, जब मित्र मेला पर ब्रिटिशों का शिकंजा कसा गया तो किस नाम से परिवर्तित हो गया? तो आप बताएंगे अभिनव भारत में बदल गया मित्र मेला संगठन। और जो अभिनव भारत जो संस्था थी वो गुप्त संस्था थी। अंडरलाइन करिए, अभी तक जो संस्था है मित्र मेला जो संस्था है वो ओपन संगठन है, अर्थात उसका एक बोर्ड मोड लगा होगा, ऑफिस रहा होगा कि मित्र मेला संगठन का। परंतु अभिनव भारत एक गुप्त संस्था है, अर्थात इसको गोपनीय रूप से काम किया गया। और इसका जो गठन किया गया 1904 में गठन किया गया, और अभिनव भारत का स्थान था नासिक। नासिक में यह संस्था काम कर रही थी, और इसका गठन किसने किया? वो भी बीडी सावरकर साहब ने अभिनव भारत का गठन किया। देखिए, अभी मैंने आपको 3 संगठन पढ़ाए हैं क्रांतिकारियों के। पहला व्यायाम मंडल चापेकर बंधुओं द्वारा,
दामोदर हरि चापेकर और विनायक हरि चापेकर द्वारा। फिर दूसरा क्रांतिकारी संगठन पढ़ाया मैंने मित्र मेला, बीडी सावरकर ने बनाया। और तीसरा अभिनव भारत, ये भी बीडी सावरकर का है। मित्र मेला ही बाद में परिवर्तित हो जाता है अभिनव भारत में। अब इन्होंने क्या क्रांतिकारी गतिविधि की, तो अब हम देखते हैं नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस को हम समझते हैं। नासिक षड्यंत्र केस को सबसे पहले हम देखेंगे कि कब घटना घटी नासिक षड्यंत्र केस की, तो और केस क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। नासिक षड्यंत्र केस कब घटित हुआ और नासिक षड्यंत्र केस था क्या और इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, नासिक षड्यंत्र केस की घटना है 1909। केस क्या था? केस था नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई, यह केस था। किसने की? कर्वे गुट के लोगों द्वारा ये हत्या की गई और मुख्य रूप से आरोपी थे अनंत लक्ष्मण कनहारे। नासिक षड्यंत्र केस में मुख्य रूप से आरोपी थे अनंत लक्ष्मण कनहारे। चलिए, परिणाम क्या हुआ नासिक षड्यंत्र का? परिणाम यह हुआ कि कई को फांसी दी गई, कई क्रांतिकारियों को फांसी हो गई। बीडी सावरकर साहब को लंदन से गिरफ्तार किया गया, वह भारत लाए गए। बीडी सावरकर साहब को लंदन से गिरफ्तार किया, वह भारत लाए गए और जब वो भारत आए तो उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और महाराष्ट्र में उसके पश्चात जैसे ही उनको आजीवन कारावास हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का पतन हो गया। पूरा महाराष्ट्र ठंडा पड़ गया, क्रांतिकारी सब के सब जेल में हो गए, किसी को फांसी हो गई, किसी को कुछ हो गया और महाराष्ट्र में पतन हो गया क्रांतिकारी। अभी हम कुछ देर बाद बीडी सावरकर साहब को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि जब बीडी सावरकर साहब पर, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि घटना नासिक में हो रही है और बीडी सावरकर साहब को लंदन में पकड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो उसके बारे में मैं बता दूं कि यह आरोप था कि जो कर्वे गुट के जो व्यक्ति थे अनंत लक्ष्मण कनहारे, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी, उसको जो रिवॉल्वर थी वो बीडी सावरकर साहब ने लंदन से रिवॉल्वर नासिक को भेजा था। मतलब यह आरोप लगा था बीडी सावरकर के कि रिवॉल्वर आपकी थी और आपकी रिवॉल्वर से जिला मजिस्ट्रेट की हत्या हुई है। जब बीडी सावरकर साहब को भारत वापस लाया जा रहा था, तो जब भारत के तट पर जहाज आके रुकने वाला था, तो बीडी सावरकर साहब समुद्र में कूद गए थे, उन पर फायरिंग भी हुई थी। अंततः कई लोगों भी समुद्र में कूदे और उनको पकड़ लिया गया और उसके पश्चात आजीवन कारावास में डाल दिया गया। अब हम कुछ देर बाद बीडी सावरकर साहब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां मुख्य रूप से भारत और हमने विदेशों में ली है। भारत में हमने जो क्रांतिकारी गतिविधि पढ़ी है, महाराष्ट्र को सबसे पहले लिया है। महाराष्ट्र में भी हमने 3 मुख्य जो क्रांतिकारियों की संस्थाएं थी, जैसे व्यायाम मंडल, मित्र मेला, अभिनव भारत। और मैंने आपको बताया कि नासिक षड्यंत्र केस क्या था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियां। देखिए, भारत में हमने जो क्रांतिकारी गतिविधि महाराष्ट्र को खत्म कर लिया है, अब हम बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों पर आते हैं। बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र के बाद हम बंगाल को पढ़ेंगे और बंगाल के जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे उनको हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो संगठन था भद्रलोक समाज, दूसरा था अनुशीलन समिति, तीसरा था ढाका अनुशीलन समिति। और ढाका अनुशीलन समिति को जो लीड कर रहे थे वो पी मित्रा और पुलिन दास लीड कर रहे थे। चौथा था आत्मोन्नति समिति, आत्मोन्नति समिति। और आत्मोन्नति समिति को जो लीड कर रहे थे विपिन बिहारी गांगुली साहब, इस संस्था को क्रांतिकारी संगठन को लीड कर रहे थे। और पांचवा था स्वदेश बांधव समिति।
स्वदेश बांधव समिति को 12 साल में थी और मैंने आपको बताया था इसको जो लीड कर रहे थे वो अश्वनी कुमार दत्त जो टीचर थे। और मैंने आपको बताया था किसानों ने 12 साल के किसानों ने भाग नहीं लिया था, सॉरी 12 साल के किसान अपवाद थे। जो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था वहां मैंने चर्चा की थी स्वदेश बांधव समिति की, और वह अश्वनी कुमार दत्त की थी। अश्वनी कुमार दत्त पेशे से टीचर थे। चलिए अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अनुशीलन समिति, हम उसकी चर्चा करेंगे। बाकी के जो संगठन है जैसे कि ढाका अनुशीलन समिति, उसका सिर्फ क्रांतिकारियों का नाम याद रखिएगा, पी मित्रा और पुलिंदास। अब हम आते हैं अनुशीलन समिति। देखिए वर्ष 1907। अब मैंने लिखा है क्यों 1907 में अनुशीलन समिति बन रही है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही स्वदेश बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन में की बागडोर धीरे धीरे उदारवादियों के हाथ से जाती रही और उग्रवादी के हाथ में स्वदेशी आंदोलन की बागडोर आ गई। और जैसे ही उग्रवादियों के हाथ में आई तो आगे जाके कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ गई, उदारवादी और उग्रवादी दो दल बन गए। उसके पश्चात अंग्रेजों ने उग्रवादी नेताओं की तोड़ाई शुरू की और सारे उग्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, चाहे अरविंद घोष हो, सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो गए। उसके पश्चात जो एक गैप बन गया, एक शांति सी छा गई। उसके पश्चात जो स्टूडेंट्स हैं और जो उग्र टाइप के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने गुस्से में कई संगठन, क्रांतिकारी संगठन बनाए। मैंने इसलिए बता दिया कि 1907 में ही क्यों अनुशीलन समिति बन गई, तो आप बताएंगे कि कई प्रमुख उग्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक गैप हो गया था। चलिए, इसका स्थान, अनुशीलन समिति का स्थान था कलकत्ता, मतलब कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था अनुशीलन समिति का। अब हम यहाँ देखते हैं कि संस्थापक कौन है। तो संस्थापक इसके थे अनुशीलन समिति के वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। अब वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त बंगाल के दो प्रमुख क्रांतिकारी हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये क्रांतिकारी एक दो बड़े नेताओं के भाई हुआ करते थे। आगे हम पढ़ेंगे किन किन के भाई हुआ करते थे, अभी बस आप ये देख लें। और उद्देश्य क्या था इस संगठन का? उद्देश्य था खून के बदले खून, यानी अगर आप हमारे नेताओं को मारोगे तो हम आपको मारेंगे। तो इनका उद्देश्य था खून के बदले खून। योगदान, किन किन लोगों ने अनुशीलन समिति में अपना योगदान दिया? तो दो नाम हैं, आप उनको ध्यान रखिएगा। प्रथम नाम है प्रमथ नाथ मित्रा और दूसरा सतीश चंद्र बोस। एग्जाम में कभी कभी पी मित्रा और एससी बोस आ जाता है, तो आप ध्यान रखें कि योगदान इन लोगों ने भी योगदान दिया था। संस्थापक थे वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और योगदान इन दो लोगों का और था। निर्माण हुआ था व्यायामशाला के रूप में, अर्थात अखाड़े के रूप में यह निर्माण हुआ था। परंतु एक व्यक्ति हैं एमएन राय के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके अनुशीलन समिति कर दिया गया। एक बार यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि किस नेता के सुझाव पर या किस क्रांतिकारी के सुझाव पर व्यायामशाला से अनुशीलन समिति नाम कर दिया गया, तो आंसर होगा एमएन राय। आंसर होगा एमएन राय के सुझाव पर यह नाम परिवर्तित करके अनुशीलन समिति कर दिया गया। चलिए, अनुशीलन समिति बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था थी। अब मैंने आपको बताया दो बड़े नेता, बंगाल के दो बड़े क्रांतिकारी। देखिए, बंगाल के दो बड़े क्रांतिकारी थे, पहले थे वरिंद्र घोष और दूसरे थे भूपेंद्र नाथ दत्त। बताइए, वरिंद्र घोष का संबंध जो थे अरविंद घोष के छोटे भाई थे। वरिंद्र घोष थे अरविंद घोष के छोटे भाई, और अरविंद घोष जो थे वो प्रमुख उग्रवादी नेता थे, यानी उग्र नेता थे।
और भूपेंद्र नाथ दत्त थे नरेंद्र नाथ दत्त के छोटे भाई, और नरेंद्र नाथ दत्त का उपनाम था स्वामी विवेकानंद, अर्थात ये स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। आप जानते होंगे स्वामी विवेकानंद को, तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है। अगर हकीकत देखी जाए तो इन लोगों ने किया क्या था, देखिए हकीकत में किया क्या था। वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त पर लगभग 60 हत्या और डकैतियों के केस दर्ज थे उस समय। इन्होंने कुछ डकैती हत्या सही भी की थी और कई निर्दोष भी इनके हाथों मारे गए थे। अंग्रेज इनको आतंकवादी कहते थे, भारतीय इनको क्रांतिकारी कहते थे। आतंकवाद और क्रांतिकारी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूं। यदि बाई चांस, वैसे ऐसा होना नहीं है, बाई चांस यदि जम्मू कश्मीर में कुछ गतिविधि अभी हो रही है, विद्रोही गतिविधि हो रही है, तो भारत सरकार उसको आतंकवादी गतिविधि कहते हैं। बाई चांस यदि ऐसा हो जाए, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र हो जाए, तो जो वहां के जो आतंकवादी हैं वो क्रांतिकारी बन जाएंगे। इसी तरह अरविंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को अंग्रेज आतंकवादी कहते हैं और हिंदुस्तानी क्रांतिकारी कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वारेंद्र घोष के बारे में। वारेंद्र घोष ने एक पुस्तक निकाली, भवानी मंदिर। वारेंद्र घोष की एक पुस्तक थी भवानी मंदिर, और यह पहली पुस्तक थी, और यह पुस्तक का संकलन आनंद मठ से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक पत्रिका निकाली वारेंद्र घोष ने, उस पत्रिका का नाम है युगांतर पत्रिका, और इसके संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त इसके संपादक थे। तीसरी इनके द्वारा जो दूसरी पुस्तक निकाली गई वो थी वर्तमान रणनीति। ये पुस्तकें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैच करने के लिए आएंगे ये पुस्तकें किस क्रांतिकारी की है। अगली पुस्तक थी इनकी वर्तमान रणनीति, ये 1907 में निकाली गई, और यह वारेंद्र घोष की दूसरी पुस्तक थी। पहली पुस्तक भवानी मंदिर, दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति, और ये पत्रिका निकाली थी युगांतर पत्रिका, जिसका संपादक किया था भूपेंद्र नाथ दत्त ने। और मैंने फिर इनके द्वारा, वारेंद्र घोष के द्वारा युगांतर समिति का गठन किया गया और एक पार्टी बनाई गई थी। उस पार्टी का नाम था मणिकतुल्ला पार्टी। एक बार पीएससी में क्वेश्चन आया था, मणिकतुल्ला पार्टी का संबंध है किससे? 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें वारेंद्र घोष भी एक ऑप्शन था, तो आप लोग वारेंद्र घोष को टिक करिएगा। भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में ऐसा कोई विशेष नहीं है, बस एक क्रांतिकारी थे और अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे, और वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में से थे। फिर मैंने नोट लिखा है। नोट में जैसे मैंने आपको बताया युगांतर पत्रिका वारेंद्र घोष की है, तो युगांतर प्रेस और युगांतर आश्रम का संबंध किससे है यह नहीं बताऊंगा, ये आपको होमवर्क दिया गया है। आप होमवर्क के माध्यम से आप मुझे बताएं कि युगांतर प्रेस और युगांतर आश्रम का संबंध किससे है। फिर भी अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। एक संध्या पत्रिका है, उस संध्या पत्रिका का जो निकाली थी उनका नाम है ब्रहा बांधव उपाध्याय ने। संध्या पत्रिका है जो निकाली थी ब्रहा बांधव उपाध्याय ने। ब्रहा बांधव उपाध्याय का एक क्रांतिकारी थे, उनका रोल संध्या नामक पत्रिका निकालने में था। एक पत्रिका है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो पत्रिका है वो अरविंद घोष साहब ने निकाली थी, और अरविंद घोष उग्रवादी नेता थे। देखिए इसमें आपको जो होमवर्क करना है, होमवर्क ये करना है कि पहले तो जो मिस्टर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या हुई और तिलक ने इस हत्याकांड की तुलना किससे की, वो होमवर्क है आपको। दूसरा होमवर्क है युगांतर प्रेस और युगांतर आश्रम का संबंध किससे है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लिख लीजिए। अब हम आते हैं किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास।
अब इन बंगाल में एक हत्या का हुआ था, हालांकि हत्या नहीं हो पाई थी। किंग्सफोर्ड की हत्या किसने की, इसके बारे में हम जानते हैं और एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किंग्सफोर्ड की हत्या कब हुई, कब हत्या का प्रयास किया गया? 30 अप्रैल 1908। कौन था इसमें शामिल, तो आप बताइए कौन था? किंग्सफोर्ड कौन थे? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड साहब। अब आप ये कहेंगे हम बंगाल की गतिविधियां पढ़ा रहे हैं, आप बिहार के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आप बता दूं उस समय बंगाल के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, इसलिए उस समय यह बंगाल में आता था, बिहार का क्षेत्र। तो किंग्सफोर्ड कौन थे? मुजफ्फरनगर जिले के न्यायाधीश थे। परिणाम क्या हुआ, देखिए परिणाम क्या हुआ। किंग्सफोर्ड तो बच गए, परिणाम ये हुआ कि किंग्स जो बम फेंका था, और बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, तो किंग्सफोर्ड तो बच गए थे, पर किंग्सफोर्ड के एक सहायक मिस्टर कैनेडी, और किंग्सफोर्ड बच गए परंतु किंग्सफोर्ड के एक सहायक थे मिस्टर कैनेडी, और किंग्सफोर्ड की पत्नी व उनकी पुत्री मारे गए इसमें। अर्थात किंग्सफोर्ड बच गए परंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी मारी गई और उनकी पुत्री मारी गई, और किंग्सफोर्ड के सहायक मिस्टर कैनेडी मारे गए। और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, इन्होंने बम फेंका था और उनको फांसी दे दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। और उनके साथ में थे प्रफुल्ल चाकी ने, पुलिस उस पहले उन्हें पकड़ती, उसके पहले ही आत्महत्या कर ली। अब मैं आपको बताऊं, खुदीराम बोस जिन्होंने बम फेंका था वो मात्र 19 साल के थे उस समय, मात्र 19 साल। अब हम इसको क्या कहेंगे, देखिए क्रांतिकारी तो है ही खुदीराम बोस, पर हम क्या कहेंगे कि 19 साल के बच्चे में इतनी आग धकेल दी गई कि वो 19 साल का बच्चा बम बनाने लगा और उन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया। जो पढ़ना लिखना चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में उन्होंने बम फेंका, वो थे खुदीराम बोस। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। खुदीराम बोस के बारे में ये है कि खुदीराम बोस जो हैं सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। एक बार यह आया था कि सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई, तो सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गए थे। यहाँ पर जितने भी लोग होंगे सबकी उम्र 19 प्लस तो होगी ही, क्या मैं सही कह रहा हूँ? कोई छोटा भी है क्या इससे, 19 प्लस से? देखिए उस उम्र में जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस उम्र में एक क्रांतिकारी बन रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा 17, गौरव राजे 17 के हैं, बहुत बढ़िया। तो खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। और एक बार ये आया था कि दूसरे सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई उनका नाम क्या था, तो उनका नाम है हेमू कालड़ी। हेमू कालड़ी दूसरे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे, और इनकी उम्र जब फांसी दी गई थी तो 20 साल की उम्र थी। चलिए क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अभी हम बंगाल के क्रांतिकारियों को पढ़ रहे हैं। अब बंगाल में एक केस हुआ है, हावड़ा षड्यंत्र केस। अब हम इसको पढ़ते हैं कि हावड़ा षड्यंत्र केस क्या है विस्तार से। हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ, तो आप बताएंगे 1910 में हुआ। कौन था जिसने हावड़ा षड्यंत्र केस को अंजाम दिया, तो आप बताएंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हावड़ा षड्यंत्र केस के प्रमुख आरोपी थे। इनका निक नेम था बागा जतिन। जो हावड़ा षड्यंत्र केस जिन्होंने अंजाम दिया था उनका नाम जतीन्द्र नाथ मुखर्जी था और इनका निक नेम था बाघा जतिन। बाघा जतिन को कभी कभी बाघा जतिन दिया रहता है हावड़ा षड्यंत्र केस में, तो आप उसका भी ध्यान रखें।
क्या था यह केस? केस ये था कि डीएसपी शमसुल आलम की हत्या का आरोप लगा था इन पर। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, उन पर डीएसपी थे, हावड़ा के डीएसपी शमसुल आलम की हत्या कर दी थी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या बाघा जतिन ने। तो क्या हुआ, हत्या कर दी तो इन पर केस चला, परंतु फांसी से बच गए। ये केस तो चला परंतु फांसी से बच गए और आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और 2 साल बाद ये बरी हो गए। 2 साल बाद बरी हो गए, परंतु 1915 में बालासोर एक जगह है, 1915 में पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई। पुलिस से मुठभेड़ मतलब किसी दूसरी गतिविधि को ये अंजाम देने वाले थे, तो उस समय पुलिस से मुठभेड़ हो गई बालासोर उड़ीसा में। और जब ये घिर गए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तो इन्होंने खुद को गोली मार ली। जब ये घिर गए तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। ये हावड़ा षड्यंत्र केस है। देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस कब हो रहा है? 1910 में। इसका प्रमुख नेता कौन है, मतलब क्रांतिकारी कौन है? तो आप बताएंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और इनको बाघा जतिन भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? डीएसपी शमसुल आलम की हत्या का आरोप था, परंतु आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और यह बच गए। परंतु 1915 में यह दूसरी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे। उस समय अंग्रेज पुलिस ने इनको घेर लिया और जब ये घिर गए तो इन्होंने खुद को ही गोली मार ली। तो ये हावड़ा षड्यंत्र केस के बारे में भी पूछा जाता है। तो कृपया आप लोग, बंगाल में हावड़ा षड्यंत्र केस भी हुआ है और बंगाल में किंग्स कोर्ट की हत्या भी हुई है। बंगाल के 2 प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन हैं, बंगाल की अनुशीलन समिति क्या है, इसको ध्यान रखें। अब अगला है अलीपुर षड्यंत्र केस। बंगाल का अगला केस है अलीपुर षड्यंत्र केस। अब हम इसको पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कई लोगों ने मेरे मतलब पहले के लेक्चरों में मैंने ये बताया था कि बंगाल का नाम कलकत्ता का नाम बदलकर अलीपुर कर दिया था, किसने किया था? कोई बता सकता है? किस नवाब ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीपुर कर दिया था? यह क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है और ये अपन ने विस्तार से इसकी चर्चा की है। प्रद्युमन या भूसिंह जुड़े हैं तो बताएं जरा। चलिए, किसने किया था? भूसिंह पावरा जी, किसने किया था? मतलब एवरीवन सकता, ये क्या लिखा है सकता? भाई साहब, आप लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो। सिराजुद्दौला को जब हम पढ़ रहे थे तो सिराजुद्दौला को अब आप फिर से रिपीट कीजिए। देखिए आप लोग आगे तो बढ़ते जा रहे हैं पर पीछे का रिपीट करते जाएं, कभी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ? 8 मई 1908। नाम क्यों? कलकत्ता के अलीपुर की अदालत में यह केस चला था, इसलिए इसको अलीपुर षड्यंत्र केस कहा गया। क्वेश्चन आ जाए, अलीपुर षड्यंत्र केस क्यों कहा गया? क्योंकि कलकत्ता की अलीपुर की अदालत में चला था। किसके विरुद्ध, किनके विरुद्ध यह केस चला था? तो 34 व्यक्तियों के विरुद्ध यह केस चला था और ये 34 व्यक्ति थे बारिंद गुट के। बारिंद गुट कौन थे? बंगाल के 2 प्रमुख क्रांतिकारी, बारिंद घोष और नरेंद्र नाथ दत्त। बारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। और उनके 34 लोग इसमें शामिल थे। अब ये मत पूछिएगा कि 34 लोग कौन कौन थे, हमें लिखा दो।
माँ कसम खा के आप 34 के 34 नाम रख लोगे, कभी नहीं आएगा। मुख्य व्यक्ति का नाम आएगा वारिंद्र घोष। और इन पर आरोप क्या लगे थे? अवैध शस्त्र का आरोप, मतलब अवैध हथियार रखने का आरोप था। घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम को देखते हैं कि सरकारी गवाह थे नरेंद्र गोसाई, सरकारी वकील और पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी की हत्या कर दी थी। घटनाक्रम क्या हो रहा था? जैसे जैसे इन पे आरोप लग रहे थे तो सरकारी गवाह को इन्होंने हत्या कर दी, सरकारी वकील और पुलिस अधीक्षक की हत्या हो गई थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अधिकतर को आजीवन काला पानी की सजा हुई। फांसी किसी को नहीं हुई, सिद्धि नहीं हो पाया था, काला पानी की सजा दी गई। और अरविंद घोष, इन 34 में 2 व्यक्ति प्रमुख थे, वारिंद्र घोष और अरविंद घोष। अरविंद घोष बड़े भाई थे, वारिंद्र घोष छोटे भाई थे। अरविंद घोष एक उग्रवादी नेता थे, वो छूट गए। और इनका छूटने का कारण ये था कि वकील थे CR दास, चित्तरंजन दास, इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने इसकी जोरदार पैरवी की थी और अरविंद घोष को बचा लिया था। अलीपुर षड्यंत्र केस भी आपकी समझ में आ गया होगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों को हमने 2 चरणों में बांटा है। पहला भारत के क्रांतिकारी प्रथम और द्वितीय चरण। प्रथम चरण को भी हम 2 भागों में बांटे हैं, भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां और विदेशों की क्रांतिकारी। भारत में भी हमने महाराष्ट्र को पढ़ लिया। महाराष्ट्र में हमने सबसे पहले व्यायाम मंडल को देखा, फिर हमने मित्र मेला को देखा, फिर हमने अभिनय भारत को देखा। महाराष्ट्र के बाद जो हम आए वो बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों पर आए और हमने मुख्य रूप से अनुशीलन समिति को देखा। फिर हमने बंगाल के 2 प्रमुख क्रांतिकारी वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को पढ़ा। फिर हमने एक किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास हुआ था उसके बारे में समझा। फिर हम आए थे हावड़ा षड्यंत्र केस पर और उसके बाद हमने अलीपुर षड्यंत्र केस को जाना। अब हम आते हैं दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियां। देखिए, ये महाराष्ट्र की हो गई गतिविधि, बंगाल की गतिविधि हो गई। अब हम दिल्ली की गतिविधि को पढ़ते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में कब हुई? 23 दिसंबर 1912। हालांकि इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी अपन पढ़ते हैं। क्या थी गतिविधि, क्या थी? तो क्या थी? देखिए, आपको पता होगा जब तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था तो यह तय हुआ था कि अब राजधानी कलकत्ता के स्थान पर नई दिल्ली होगी। और जब नई दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग साहब, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, और उन्होंने जब नई दिल्ली में प्रवेश किया, नई दिल्ली में जब प्रवेश किया था तो उस चांदनी चौक में उनका भव्य सम्मेलन का आयोजन किया लॉर्ड हॉर्डिंग का। तो 2 व्यक्तियों ने बम फेंका था उनके ऊपर। उन व्यक्तियों के नाम थे बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास। 2 व्यक्ति जिन्होंने बम फेंका था उनके नाम थे बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास। पर योजना किसकी थी? योजना थी रास बिहारी बोस की योजना थी, और रास बिहारी बोस की योजना थी। और परिणाम क्या हुआ? दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चला और अंत में कई को फांसी हो गई। मतलब कई को फांसी, जिसमें से बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास को फांसी पर चढ़ा दिया गया, पर रास बिहारी बोस बच निकले, मतलब और जापान चले गए। और यह कहानी मैंने उस समय भी पढ़ाई थी। यह कहानी कहाँ लिंक होगी? जब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे और अंग्रेज उनको नजरबंद करेंगे और तब वो जापान भाग जाएंगे और टोक्यो में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात होगी और आजाद हिंद फौज का गठन होगा। मैंने यह बताया था। तो दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधि बस इतनी सी रही थी। आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं समरी कर दूं जो हमने आज पढ़ा क्या क्या है। हमने सबसे पहले बंगाल विभाजन का घटनाक्रम देखा, उसके बाद हमने स्वदेशी आंदोलन का घटनाक्रम देखा। स्वदेशी आंदोलन में हमने देखा कि भाई कि इसका प्रभाव और नेतृत्व कहाँ कहाँ रहा। पीपीटी हटा दें लक्ष्मण जी।
नेतृत्व कहाँ कहाँ रहा। फिर हमने देखा कि जो स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक क्षेत्र को भी मैंने 4 भागों में डिवाइड किया। मैंने आपको बताया कि कला पर क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा और साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। हमने साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को विस्तार पूर्वक समझा था और वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके बाद हमने देखा कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ कहाँ प्रभावित, स्वदेशी आंदोलन ने प्रभाव कहाँ कहाँ छोड़ा और कहाँ कहाँ प्रभाव नहीं छोड़ पाया। हमने 3 लिस्ट बनाई थी 3 लोगों की। पहला थी बुद्धिजीवी वर्ग, शहर का उच्च और मध्यम वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा छात्रों पर प्रभाव पड़ा और महिलाएं पहली बार स्वदेशी आंदोलन में घर से बाहर निकली थी आंदोलन में भाग लेने के लिए। हमने फिर देखा कौन सा क्षेत्र स्वदेशी आंदोलन का छूट रहा था। तो मैंने आपको 2 नाम बताए थे। पहला बताए थे किसानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया और मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। किसानों में 12 साल के जो किसान थे अब्दुल रशीद के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, यह एक अपवाद था, ये समझाया था। फिर हम आए थे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह आगा खां तृतीय का क्या योगदान रहा था, हमने इसको देखा था। और फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कराची में, द्वितीय सम्मेलन अमृतसर में, और हमने एक महत्वपूर्ण चीज देखी थी कि मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हो रही है, अमीर साहब के नेतृत्व में स्थापित हो रही है 1908 में, उसका जिक्र किया था। फिर हमने जिक्र किया था कि मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या क्या थे। तो 3 उद्देश्य थे, उनका हमने आपको बराबर जिक्र किया था। फिर हम आए थे क्रांतिकारी आंदोलन पर। तो हमने क्रांतिकारी आंदोलन को 2 चरणों में बांटा है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण को भी हमने फिर से 2 भागों में बांटा है। पहला, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत की गतिविधियों में सबसे पहले हमने महाराष्ट्र को लिया था। महाराष्ट्र में हमने 3 प्रमुख क्रांतिकारी जो संस्था थी उनको देखा था। पहली संस्था व्यायाम मंडल, चापेकर बंधु, और उन्होंने किसकी हत्या की थी, ब्लैक कमिश्नर एमहर्स्ट एंड रैंड की हत्या की थी। तिलक ने इसकी तुलना किससे की थी, हमने इसको समझा था। फिर द्रविड़ बंधु ने इसकी मुखबरी की थी 20,000 रुपए के लिए, इसको समझा था। फिर मैंने कहा था रोलेट एक्ट या रोलेट कमीशन ने इस हत्याकांड को भारत की पहली आतंकवादी घटना बताई थी और एमहर्स्ट की मृत्यु पहली यूरोपीय की राजनीतिक मृत्यु बताई थी। फिर हम इसके बाद मित्र मेला संगठन पर आए थे और इसका निर्माण बीडी सावरकर साहब ने नासिक में किया था। और जब इस पर मित्र मेला पर अंग्रेजों का शिकंजा बढ़ने लगा तो इन्होंने इसका परिवर्तन अभिनव भारत में कर दिया। अभिनव भारत एक गुप्त संस्था थी। और फिर उसके बाद हम नासिक षड्यंत्र केस पर आए थे। नासिक षड्यंत्र केस का लिंक जो हुआ था, नासिक षड्यंत्र केस नासिक में घटना घट रही थी, परंतु मैंने बताया था बीडी सावरकर साहब ने अपना रिवॉल्वर भेजा था नासिक में और उस रिवॉल्वर से जज की हत्या की गई थी। फिर उसके बाद हम बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों पर आए थे। बंगाल में हमने कुछ क्रांतिकारी संस्थाओं के बारे में देखा था और उसमें महत्वपूर्ण अनुशीलन समिति को देखी थी। अनुशीलन समिति में बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का योगदान था। और बंगाल के 2 प्रमुख क्रांतिकारी थे, बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इनको हमने समझा था। उसके पश्चात हमने बंगाल की कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां देखी थी, जैसे कि हमने देखा था कि किंग्सफोर्ड की हत्या कैसे हुई, हत्या का प्रयास किया गया था, सफल नहीं हुए थे। खुदीराम बोस को मतलब फांसी दे दी गई थी और नहीं, खुदीराम बोस तो फांसी दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ये समझा था।
फिर हम हावड़ा षड्यंत्र केस पे आए थे, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी जिनका निक नेम बागा जतिन है, हमने उसको पढ़ा था। केस क्या था, डीएसपी शमसुल आलम की हत्या हुई थी, फांसी से बच गए थे, परंतु 1915 में बालासोर में दूसरी कोई अन्य क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे और खुद को गोली मार ली। फिर हम आए थे अलीपुर षड्यंत्र केस पर, जो 1908 में हुआ था, कलकत्ता के अलीपुर की अदालत में चला था, 34 व्यक्तियों के विरुद्ध चला था। मुख्य थे वारिंद घोष और इसमें अवैध शस्त्र रखने का आरोप था। कई लोगों की हत्याएं हुई थी, जैसे सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई, सरकारी वकील, पुलिस अधीक्षक, और परिणाम था कि कई को काला पानी की सजा हुई, परंतु अरविंद घोष इसमें बच गए थे और ये बचे थे सीआर दास की तेज पैरवी के कारण। फिर हमने दिल्ली षड्यंत्र केस समझा था और दिल्ली षड्यंत्र केस में हमने बताया था लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था वसंत विश्वास और मनमथ विश्वास ने। यह योजना किसकी थी, रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस जापान चले गए, हमने इतना पढ़ा था। अब आज के लेक्चर के आधार पर अब हम कुछ सवालों को हल करेंगे जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आप लोग इनको हल कर पाएंगे। तैयार हैं? लक्ष्मण जी पीपीटी फिर से शेयर कीजिए, पीपीटी 9। चलिए अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी, पीपीटी 9। बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 जो संघ लोक सेवा आयोग की 1999 की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने दीजिए करिए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। ए खुदीराम बोस ने, बी बीडी सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, डी भगत सिंह ने। आप लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है और ये परिपक्वता नहीं दिखाती है। ये कमी, परिपक्वता ये होती है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया जाए उसके बाद आंसर दिया जाए, तो ये परिपक्व इंसान। आप लोग भी क्रांतिकारी हो, मुझे लग रहा है यहाँ सब बैठे क्रांतिकारियों के ही दोस्त हो, भाई बंधु हो। चलिए, मैंने आपको 3 संस्था बताई थी और वो 3 संस्था महाराष्ट्र की थी। एक थी व्यायाम मंडल, दूसरा थी मित्र मेला और तीसरा था अभिनव भारत। अगर अभिनव भारत एक गुप्त संस्था थी और इस संस्था का निर्माण बीडी सावरकर ने किया था और यह क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग 1999 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी की 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। 2009 की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बी, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। सी, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। डी, लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। बताइए क्या आंसर होगा? इसका हमने विस्तार से चर्चा की है। आंसर सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब सब लोग बी दे रहे हैं तो मैं भी बी के साथ ही रहूं। सही बात है। देखिए, बंगाल विभाजन से यह क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बंगाल विभाजन में 3 डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। एक डेट 20 जुलाई 1905। इस दिन क्या हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था और 7 अगस्त 1905 इस दिन बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। तीसरा था
16 अक्टूबर 1905 को इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, इसलिए आप सब लोगों ने सही आंसर दिए। अब तीसरा सवाल जो संघ लोक सेवा आयोग की 2016 की परीक्षा में पूछा गया है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी, होम रूल लीग आंदोलन, सी, असहयोग आंदोलन, डी, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। बताइए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कंसेप्ट बेस पर आधारित है। वाह यार, सही है, डी आंसर गलत है। देखिए, जब बंगाल विभाजन की मैंने 3 डेट आपको बताई थी, इनको तो आप याद कर लीजिए, यही डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली डेट बताई थी 20 जुलाई 1905, इसमें बंगाल विभाजन का निर्णय होता है। दूसरी डेट बताई थी मैंने 7 अगस्त 1905, उसमें तय होता है कि हम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की बात करेंगे, और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नहीं हो दिमाग में तो लक्ष्मण जी पीपीटी 1B लगा दो यार, जरा इनको क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा क्या बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1B के नाम से मैंने एक पीपीटी बनाई है, वो लगा दो। 4 3 2 1 1, हाँ यही वाली। देखिए यहां पर और नीचे जाओ थोड़ा सा, लक्ष्मण जी थोड़ा नीचे जाओ, एक चार्ट बनाया मैं, और नीचे थोड़ा सा, यही चार्ट दिखाना। हाँ यही चार्ट में दिखा रहा हूं। मैंने कहा आपसे, बार बार कह रहा हूं कि ये 3 डेट्स आप याद रखें। पहली डेट 20 जुलाई, 20 जुलाई को क्या हो रहा है लक्ष्मण जी? निर्णय लिया गया, इसको टिक कर दें। 20 जुलाई को निर्णय लिया जाता है बंगाल विभाजन का। फिर हाँ, फिर 7 अगस्त को क्या हो रहा है? इस समय स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की घोषणा की जाती है। और 16 अक्टूबर को क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन प्रभावी हो रहा है। और क्वेश्चन जो आया, आप चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वदेशी और बहिष्कार। आ जाइए क्वेश्चन पे, आ जाइए अब लक्ष्मण जी। क्वेश्चन आ रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो इसमें कई लोगों ने सही आंसर दिए, पर कुछ लोगों ने गलत आंसर दिए। आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग की 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 संघ लोक सेवा आयोग की 2010। क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, बी, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, सी, लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, डी, चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाना। बताइए। बहुत सही, बहुत सही। अब हमें लग रहा है कि हम वास्तव में परिपक्व इंसान हो गए हैं। हम क्रांतिकारी नहीं हैं कि भाई तुरंत लो। क्रांतिकारी क्या करते थे? हाँ भाई तूने ऐसा किया, अब ले, खून के बदले खून। अब हम सोच समझकर पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन को देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। सही है आंसर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो यूपीएससी 2014 की परीक्षा में पूछा गया। देखिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, यूपीएससी के से लिए हैं, 2014 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? और क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? ऑप्शन ए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी पहला,
ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल, अरे सॉरी क्वेश्चन 5, हाँ ए प्रथम विश्व युद्ध जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त हो गया। बी आंसर है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सी है महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक। डी है भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। अब आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, आंसर बी सही है। आंसर बी है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में। बहुत सही। देखिए जब अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और चारों विकल्प को हम पढ़ लेते हैं तभी आंसर दिया जाना चाहिए। हम हड़बड़ी में हमें लगता है ये सही है कर देते हैं और लगभग 25% आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। हमें चारों विकल्प को पढ़ना चाहिए और अब आप लोग परिपक्वता दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 है जो संघ लोक सेवा आयोग ने 2002 के एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कथन मैं पढ़ रहा हूं। पहला है हकीम अजमल खान। हकीम कौन सा क्वेश्चन ले लिया यार अपन ने, ये हो गया क्या छठा, स्वदेशी की भावना से उत्प्रेरित, ये नहीं हुआ ना, सॉरी इसी को करना है पहले छठे क्वेश्चन को। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। बी 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। सी है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई जिनके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। डी है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। बताइए क्या आंसर होगा। चारों आप जानते हैं गौरव राजे ए, बाकी लोग गौरव के साथ हैं कि विपक्ष में हैं। ये गैलेक्सी ने भी, गैलेक्सी जो भी है उन्होंने ये आंसर दिया है। सिमरन श्रीवास ने ये आंसर दिया है और बाकी लोग भी दे आंसर। गीता जी ने भी ये आंसर दिया है। क्यों गलत है, क्यों यह सही नहीं है, मतलब ये आंसर क्यों है बताओ। गौरव सबसे पहले तुमने आंसर दिया, तुम इसका जवाब दो। मुझे लगता है मेरी आवाज गौरव तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ गैलेक्सी 30 जो मोबाइल डाला है उन्होंने सही पकड़ा, अब्दुल रसूल साहब ने नेतृत्व किया। बहुत बढ़िया। हाँ अब्दुल रसूल साहब ने नेतृत्व किया था और सही पूछा गया कथन, गलत कथन पूछा है। तो अगर यहाँ अब्दुल रसूल होता तो ये सही हो जाता। और 1898 में सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की एक योजना तैयार की, यह सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई और इसके जो प्रधानाचार्य थे अरविंद घोष थे। और टैगोर ने आत्मशक्ति, देखिए टैगोर हुए जितने भी ये लोग हैं ये सब धार्मिक उपासना की तो बात करते ही थे, तो ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो यूपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां भी पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है।
ए हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। बी, इसको बढ़ाइए लक्ष्मण जी, पूरा दिख नहीं रहा। बी मैं बता देता हूं, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। सी है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। और डी है मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। अब ये क्वेश्चन फंस गया ना पेज, अब इसका आंसर दो तब जानू। देखिए आज के लेक्चर में हमने इसका सही आंसर क्या होना चाहिए इस पर डिस्कस किया है। बाकी दो जो कथन है हमने नहीं पढ़ाए, वो एक अलग बात है। नोकिया फ्रॉम नोकिया, आप लोग है ना अपना नाम लिख दिया करें। तो अब जैसे कि मुझे मैसेज में आता है नोकिया या ये, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोगों के नाम क्या क्या है। चलिए आज इसका आंसर बताइए। देखिए मैंने आज आपको इसका, चलो विश्लेषण करते हैं। देखिए मैंने आज आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताया था। मुस्लिम लीग के बारे में मैंने ये बताया था कि बंगाल विभाजन का इन्होंने समर्थन किया था और बाकी लोगों ने विरोध किया था, मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। और जो स्वदेशी आंदोलन उपजा था बंगाल विभाजन के बाद, उसकी निंदा की थी। तो जो सी ऑप्शन है उसमें देखिए 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया। मतलब ये विरोध नहीं कर रहे थे बंगाल विभाजन का, ये समर्थन कर रहे थे। तो आंसर सही होगा सी, आंसर इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 है जो संघ लोक सेवा आयोग के 2001 की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। ए आगा खां की अध्यक्षता में, बी अमीर अली की अध्यक्षता में, सी लियाकत अली की अध्यक्षता में, डी मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। बताइए, हमने विस्तार से पढ़ा है मुस्लिम लीग। बी फ्रॉम मुस्कान बी, रीता बी, लक्ष्मण पावरा बी। बिल्कुल सही आप लोगों ने सही बताया, आंसर बी है। अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी, सही बात है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे? पहला महिलाएं, दूसरा कृषक, तीसरा मुसलमान, चौथा बुद्धिजीवी। अब आंसर देना है आपको ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2 व 3, डी 1 और 2। बताइए, आंसर दीजिए। लक्ष्मण पावरा सी, मुस्कान सिंह बी और गौरव राजेश सी। आज लावण्या सोनी नहीं जुड़ी क्या? सिमरन श्रीवास सी। देखिए मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बड़ा अच्छे से समझाया था कि किन किन लोग
ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, किन किन ने नहीं भाग लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों ने भाग नहीं लिया था और किसकों ने भाग नहीं लिया था, वो तो अपवाद था, 12 साल के किसानों ने भाग लिया था। तो 2 और 3 है, तो आंसर होगा सी, 2 व 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की, अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। देखिए इसमें एक संस्था की स्थापना किसने की, नाम पूछा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर ने, डी अमृता शेरगिल ने। बताइए इसका आंसर। लक्ष्मण पावरा, सभी लोग सही सही बता रहे हैं। तो अब सब सही बता रहे हैं तो सही है। जब मैं शिक्षा को पढ़ा रहा था कि जो स्वदेशी आंदोलन पर जो सांस्कृतिक में सर्वाधिक प्रभाव, हटा दीजिए लक्ष्मण जी पीपीटी, जब मैं सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रभाव को शिक्षा, विज्ञान, कला, साहित्य में बांट के पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था। तो इस संस्था का गठन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। आज का लेक्चर इसके साथ समाप्त किया जाता है, परंतु यदि आप लोगों के कुछ सवाल हो, सवाल भी आज के लेक्चर से संबंधित हो, तो वो पूछ सकते हैं। और यदि कोई पर्सनल सवाल या कोई अन्य सवाल हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर से संबंधित कुछ सवाल हो तो आप पूछिए। ओम प्रकाश मौर्य जुड़े हैं आप? अरे भाई जुड़े हैं तो हाँ करिए, नहीं जुड़े ओम प्रकाश मौर्य साहब का माइक को अनम्यूट करिए लक्ष्मण जी। ओम प्रकाश मौर्य साहब अपना माइक खोलिए, आज हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी माइक को अनम्यूट करिए, वो लिख रहे हैं कि माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। सर अब हो रहा है। हाँ ओम प्रकाश जी हाँ ओम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप बालाघाट से हैं, सही है? नहीं सर, मैं धार डिस्ट्रिक्ट कुक्षी से। अच्छा आप धार से हैं, जी बहुत बढ़िया। अच्छा ओम प्रकाश जी ये बताइए, जो आज का जो लेक्चर्स था, उस हाँ लेक्चर्स को लेने के बाद आप में क्या कॉन्फिडेंस आया? कुछ आया कि पहली जैसी स्थिति है? नहीं सर, कॉन्फिडेंस तो आया सर, बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली सर। जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसके अकॉर्डिंग और भी नई चीजें डीप में मिली है। क्या आप पहले अनुशीलन समिति के बारे में जानते थे? जी सर, अनुशीलन समिति के बारे में सर इतना पता था कि गठन कब हुआ है और किसने किया है। बाकी सर उसके बारे में जो इतिहास है, उसकी हिस्ट्री है, उसके बनाने के मकसद है सर, वो अब पता चल रहा है कि हाँ क्या था वो। और जो ये जिम्नास्टिक वगैरह मतलब बहुत ये जिम से किस जुड़ी चीज की आप मतलब सर ये चीजें। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने बीएससी किया है और क्या किया है, बीएससी? हाँ सर। अच्छा, तो आपने कोई कोचिंग की है पीएससी से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित? नहीं सर, एमपीएसआई के लिए कोचिंग की थी सर, 1 साल के लिए। एमपीएसआई से संबंधित कोचिंग, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह पढ़ते रहें। और अच्छा है, पढ़ता है व्यक्ति तो अच्छा लगता है।
मिस्टर भूर सिंह पावरा जी का माइक को अनम्यूट किया जाए। लक्ष्मण जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते भूर सिंह। जी सर। मराठी में आंसर मत देना, नहीं मुझे समझ में नहीं आएंगे। जी सर। मेरे सिर के ऊपर से निकलेगी। हिंदी में ही बोलना या इंग्लिश में बोलना। जी तो सर। भूर सिंह जी, आप तो मुझे लगता है कि जब मैं पर्यावरण पढ़ाता था, इन्वायरमेंट, जी। उस समय से आप हमसे जुड़े हुए। जी सर। ठीक है, आई एम राइट। राइट। तो आपने तैयारी भी काफी समय से कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप ये बताइए, जब इन लेक्चरों को ले रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि कॉन्फिडेंस डाउन? बड़ा है सर जी। हेलो। क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि घटा? बड़ा सर, बड़ा। अच्छा, बस मेरा मतलब मन रखने के लिए कह रहे हैं कि वास्तव में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा इससे कुछ मजबूती मिल रही है हमें? नहीं सर, ऐसा कुछ मैंने यूट्यूब पे भी दूसरे लेक्चर देखे दूसरे टीचर के, उनसे काफी अलग अपने लेक्चर रहते हैं सर जी। मतलब टारगेटेड रहते हैं कि नहीं रहते? जी टारगेट टारगेट। मतलब जो यूपीएससी को अप्रोच करते हैं वो है कि नहीं? जी सर, है सर। अच्छा, कोई कमी हमारे लेक्चर्स में कि भविष्य में इसको और सुधारा जा सके? कोई सजेशन आपका? अब तक तो नहीं। हेलो। अच्छा, कोई अब बात नहीं। जैसे टीचिंग है सर आप। हेलो। परंतु मैं आपको एक चीज बताऊं जी कि चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं मैं सबको ही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लगातार मेरे साथ चलते रहे, जी। जैसे जैसे हम कछुए की चाल चल रहे हैं, सही बात है, हम ज्यादा तेज चल भी नहीं सकते, हमारी अपनी मजबूरियां हैं। जी सर। हम सप्ताह में 6 दिन ऑफिस का वर्क करते हैं और आजकल दिन प्रतिदिन ऑफिस का वर्क काफी होता जा रहा है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं पर्सनली मिलने, तो मैं उनको भी गाइड करता हूँ, उनको भी सप्ताह में मैं 2 घंटे निकाल लेता हूँ और आप लोगों के लिए भी मैं 2 घंटे निकालता हूँ। अगर आप जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूँ आप चलते गए, और आप चल भी रहे हो, नो डाउट, जी। तो आप निश्चित रूप से आप जो टारगेट बनाया है आपने उसको आप हासिल कर लोगे। आज मैंने जब सुबह लेक्चर की शुरुआत की थी तो हमसे लगभग 40 स्टूडेंट जुड़े थे, परंतु जैसे ही हमने टाइम चेंज किया, हम पढ़ा किसके लिए रहे हैं बताइए? हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं और हम टोटली यह व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। जी सर। कोई भी किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लेते। इसके बदले में अजय खरडे साहब का ये है कि इसका जैसे रिचार्ज वगैरह जूम ऐप का जितना भी होता है, मुझे लगता है लक्ष्मण जी 18-20 हजार रुपए तो हुआ होगा ना? क्यों हाँ लक्ष्मण सर। जी? 18-20 हजार रुपए के अलावा कई लोगों 16,000 हुए थे को, सर। 16,000, ठीक है। कई लोगों को जो हमारी संस्था है वो कई लोगों की मदद कर रही है। ये मदद जो है हम लोग मतलब हमारे जो नेतृत्व करता हैं उनके द्वारा की जा रही है और ये आपके लिए ही की जा रही है। हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति उसको ऐसे संसाधन उपलब्ध करा दिए जाए, ऐसी क्वालिटी उपलब्ध करा दी जाए कि वो अमीरों से लड़ सके और कहीं भटक ना पाए। परंतु मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि गरीब व्यक्ति मतलब समझ नहीं पाता। वो ये सोचता है कि जब तक, मेरा मतलब मानना है कि जब तक पैसे खर्च ना किए जाएं तब तक पढ़ने का मतलब नहीं है। गरीब व्यक्ति का, अधिकतर गरीबों का यह सोचना है। आई एम राइट? जी सर, राइट। चलिए, अब मैं एक व्यक्ति से और बात करूंगा, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? कौन से व्यक्ति को उठाऊं? 10 लोग ही तो जुड़े हैं अब। मुस्कान सिंह, लक्ष्मण जी, मुस्कान सिंह का माइक को अनम्यूट कर दें आप।
हेलो मुस्कान, यस सर। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी सर। मुस्कान, आपकी क्या रणनीति है? कैसे आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगी? सर हार्ड वर्क करके और अपनी पूरी मेहनत से। हार्ड वर्क तो कई लोग करते हैं, पर सर स्मार्ट अपनी वर्क लगन। नहीं कर पाते। मतलब आप हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क को भी शामिल करें। जी सर। आ, अभी आप 12th पास हो गई कि अभी 12th में आई हैं? सर अभी मैं 12th में आई हूँ। एक सोनी, वो भी शायद 12th में आई है, और लावण्या सोनी भी काफी अच्छी मेहनत कर रही हैं। आप दोनों आपस में फोन पे कनेक्ट रहिएगा, जी सर। ठीक है? जी सर। मतलब लावण्या सोनी से आप मार्गदर्शन लेती रहिएगा, वो भी अच्छी लड़की है, मेहनत खूब कर रही है। जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आप भविष्य में बहुत हार्ड वर्क करें, और अगला जो लेक्चर होगा वो शनिवार को होगा और उसका टाइम 11 बजे ही रहेगा। लक्ष्मण जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। लक्ष्मण जी, जी सर। शायद लक्ष्मण जी से संपर्क। सर क्या करें, बंद कर दें अब कि और यस दूसरा सर, यस लेक्चर शुरू कर दें? सर। चलेगा ना सर? शुरू कर दें लेक्चर? हाँ, लेक्चर के लिए तो रेडी है। नहीं, पीपीटी रेडी है। यस, नहीं, अब चक्कर क्या है, नुकसान ये हो जाएगा कि जो लोग, कई लोग जुड़ नहीं पाए ना, तो उनको नुकसान हो जाएगा। यस सर, यस। तो इसलिए अपन लेक्चर नहीं करते, अगले शनिवार को ही करते। यस सर। ओके, सभी को शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर।